अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, यानी कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए बनाना, यही ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है उसको डिफाइन एनसीईआरटी बुक ने कैसे किया है? ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन from one strand of DNA into RNA। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड होते हैं, उसमें से एक स्ट्रैंड में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसकी कॉपी की जाती है आरएनए के फॉर्म में। ठीक है, इसी को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है, और ये ध्यान रखेंगे डीएनए में जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, उस दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड के कुछ पोर्शंस के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए के रूप में कॉपी किया जाता है। तो मान लीजिए एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, तो इन दोनों में से एक स्ट्रैंड के कुछ पोर्शन का, कुछ सेगमेंट का कॉपी किया जाता है। जैसे मान लीजिए तो ये हो गया आरएनए, ठीक है, और ये हो गया डीएनए। ये डीएनए है, डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, तो डीएनए का ये एक स्ट्रैंड है, वन स्ट्रैंड है, और उसका ये एक सेगमेंट है। उसका ये क्या है? सेगमेंट है, यानी सेगमेंट ऑफ वन स्ट्रैंड, सेगमेंट ऑफ वन स्ट्रैंड। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड का एक छोटा सा सेगमेंट, उसको उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है आरएनए के रूप में, इसी को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है ये प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटरिटी पर आधारित है। जैसे डीएनए का रिप्लिकेशन भी प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटरिटी पर आधारित है, मतलब कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग देखने को मिलती है। अगर एक स्ट्रैंड में कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है या बेस सीक्वेंस है, तो आप उससे बनने वाले दूसरे स्ट्रैंड में जो बेस सीक्वेंस होगा या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा आप पता ले जाएंगे। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटरिटी। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटरिटी में आप पढ़े होंगे कि एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन, यानी एडेनिन थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करता है, यानी प्यूरिन जो है वो पिरिमिडीन के साथ बेस पेयरिंग करता है। और कौन सा प्यूरिन कौन से पिरिमिडीन के साथ बेस पेयरिंग करेगा, या कौन सा पिरिमिडीन कौन से प्यूरिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा, ये आपको पहले से बता दिया गया है। तो वही चीज यहाँ भी एनसीईआरटी बुक लिखती है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए के एक स्ट्रैंड के एक छोटे से सेगमेंट से जब आरएनए का स्ट्रैंड बनता है, तो इस सेगमेंट में जो बेस सीक्वेंस होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस इस आरएनए में आएगा। तो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी को फॉलो करता है ट्रांसक्रिप्शन। बस यहाँ पर अंतर इस बात का है कि जब डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तो एडेनिन बेस अगर स्ट्रैंड में है तो उसके सामने जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है उसमें थाइमिन आ जाता है, एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन। लेकिन यहाँ डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, उसके जगह यूरेसिल आता है। तो एडेनिन जो है वो किसके साथ पेयर करता है? वो यूरेसिल के साथ पेयर करता है, यानी एडेनिन की बेस पेयरिंग यूरेसिल के साथ होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एडेनिन जो है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दो डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है और जब आरएनए रेप्लिकेशन होता है, आरएनए जब बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो याद रखें टू मेन डिफरेंस बिटवीन replication
replication and ट्रांसक्रिप्शन ये भी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, ठीक है। तो दो मेन डिफरेंस होता है। क्या दो मेन डिफरेंस होता है? टू मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखिए, रिप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए बनना, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, अभी अभी बताया है, डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है। तो एक तो डिफरेंस ये होता है कि जो डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड की कॉपीज बनते हैं, दोनों स्ट्रैंड का जो है वो कॉपी बनता है। यानी तो आप ये कह सकते हैं कि both strands are involved, ठीक, both strands are involved। यह बात समझ में आ गया? यानी दोनों स्ट्रैंड की कॉपीज बनती हैं। और दूसरा, इंटायर स्ट्रैंड पार्टिसिपेट, इंटायर स्ट्रैंड, कोई स्ट्रैंड का छोटा सा सेगमेंट नहीं, पूरा का पूरा स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है। इंटायर स्ट्रैंड पार्टिसिपेट इन रिप्लिकेशन। तो रिप्लिकेशन में आप देखेंगे क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है और रिप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो भी स्ट्रैंड इन्वॉल्व होगा, दोनों ही स्ट्रैंड जो होंगे पूरा का पूरा इन्वॉल्व होंगे। ये नहीं कि उसका कोई छोटा सा पोर्शन का कॉपी बनेगा, ठीक है। तो जैसे इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, तो दोनों स्ट्रैंड के बीच में सेपरेशन होगा। तो ये स्ट्रैंड ये हो गया, ये स्ट्रैंड ये हो गया। अब इस पूरे स्ट्रैंड से के ऊपर एक डॉटर डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा इस पर भी, और डॉटर डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा इस पर भी। तो आप देख रहे हैं डीएनए मॉलिक्यूल में जो दोनों स्ट्रैंड हैं, वो दोनों स्ट्रैंड ही इन्वॉल्व हो रहे हैं और दोनों ही स्ट्रैंड पूरा का पूरा हिस्सा ले रहे हैं। दोनों ही स्ट्रैंड पर नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक। तो ये हो गया रिप्लिकेशन का प्रोसेस। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन में आपने देखा कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं उसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रहा है आरएनए बनाने में, दूसरा स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रहा है उसका एक सेगमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। जब एक बार में एक सेगमेंट या दो सेगमेंट या तीन सेगमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, सारे के सारे इंटायर स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करेगा आरएनए बनाने में। आई बात समझ में? तो यहां देख रहे हैं कि डीएनए से डीएनए बन रहा है, ये भी स्ट्रैंड डीएनए बना रहा है, ये भी स्ट्रैंड डीएनए बना रहा है, और पूरा का पूरा स्ट्रैंड ही हिस्सा ले रहा है डीएनए बनाने में, ये वाला भी और ये वाला भी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। और जो ट्रांसक्रिप्शन है ये भी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी को फॉलो करता है। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, तो फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। तो ट्रांसक्रिप्शन फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, जैसे रिप्लिकेशन फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। बस डिफरेंस क्या होता है कि द ओनली डिफरेंस इज कि यूजुअली एडेनिन पेयर करता है किसके साथ? थाइमिन के साथ ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एडेनिन, एनसीईआरटी बुक ने एडेनोसिन लिखा है। एडेनोसिन एडेनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड होता है जिसमें एडेनिन बेस पेयर होता है, बेस होता है। तो एडेनिन पेयर विद यूरेसिल, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी अगर पैरेंटल स्ट्रैंड में एडेनिन है तो उसके सामने जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगी तो उसमें एडेनिन के सामने क्या आएगा? थाइमिन आएगा। एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन कब? जब रिप्लिकेशन होगा।
लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होगा डीएनए के एक स्ट्रैंड के किसी सेगमेंट से, तो इसमें अगर एडेनिन होगा तो इसके सामने जो आरएनए बनेगा उसमें यूरेसिल आएगा, तो ए के सामने आरएनए जो स्ट्रैंड बन रहा है उसमें यू आएगा, और जो डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा उसमें ए के सामने टी आएगा। आई बात समझ में? तो ये बेसिक जो है डिफरेंस है जब डीएनए से डीएनए बनता है और जब डीएनए से आरएनए बनता है, यानी रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में। जब आपको पता चल गया कि डीएनए के दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का एक खास सेगमेंट से ही आरएनए बनता है, यानी उसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो फिर इसकी भी जरूरत पड़ जाती है कि हम डीएनए के स्ट्रैंड के उस पर्टिकुलर रीजन को डिमार्केट करें जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन होना है। तो ट्रांसक्रिप्शन नेसेसिटेट्स द नीड ऑफ डिमार्केशन of boundaries of region of DNA strand that is transcribed as RNA, यानी कि डीएनए के एक स्ट्रैंड पर कौन कौन से रीजन्स हैं, उनकी बाउंड्रीज क्या है जिनसे कि आरएनए बन रहा है। जैसे मान लीजिए डीएनए का दो स्ट्रैंड है, ठीक है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, एक डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड होते हैं। अब मान लीजिए ये सेगमेंट है, इससे भी आरएनए बनता है, ये सेगमेंट है, इससे भी आरएनए बनता है, और ये सेगमेंट है, इससे भी आरएनए बनता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा स्ट्रैंड जो है कभी आरएनए नहीं बनाता। तो आखिर आप देख रहे हैं ये जो सेगमेंट है इसको लिख दिया सेगमेंट, उसी तरह से ये भी एक सेगमेंट है, इसको लिख दिया सेगमेंट, और ये भी एक सेगमेंट है। तो ये तीनों सेगमेंट एक साथ आरएनए बना भी सकते हैं, या इन तीनों में से कोई दो या कोई एक सेगमेंट आरएनए बनाता है, यानी ट्रांसक्राइब होता है अकॉर्डिंग टू नीड, अलग अलग कंडीशन में। पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड एक साथ एक सिंगल आरएनए नहीं बनाता। तो इससे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, इससे भी ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और इससे भी ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो ये सब आरएनए बनते हैं। ये आरएनए डीएनए स्ट्रैंड के सेगमेंट ए से बना है, मान लो ये सेगमेंट ए है, ये आरएनए डीएनए के एक स्ट्रैंड के सेगमेंट बी से बना है, और ये आरएनए मान लो डीएनए के सेगमेंट सी से बना है। तो कहने का मतलब है कि डीएनए स्ट्रैंड से जो आरएनए बनता है उसके पर्टिकुलर सेगमेंट से बनता है, तो सेगमेंट की बाउंड्री को डिमार्केट करने की जरूरत पड़ती है फिर, यानी ये बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री हो गई। सो दिस ये हो गया बाउंड्री ऑफ सेगमेंट ए दैट इज ट्रांसक्राइब्ड, ठीक। उसी तरह से ये बाउंड्री हो गई सेगमेंट बी की, ये बाउंड्री हो गई सेगमेंट सी की। तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का, इस डीएनए स्ट्रैंड का जो सेगमेंट हिस्सा ले रहा है उसकी बाउंड्री को डिमार्केट करने की जरूरत पड़ती है। इसी को एनसीईआरटी बुक यहां पर मेंशन करती है कि ट्रांसक्रिप्शन नेसेसिटेट्स द नीड ऑफ डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज ऑन डीएनए स्ट्रैंड ऑफ दैट सेगमेंट विच इज टू बी ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल आता है कि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हिस्सा लें ट्रांसक्रिप्शन में तो क्या होगा, या क्यों नहीं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। Why both strands of DNA are not copied during transcription? Why both strands of DNA are not copied during transcription? ठीक, why both strands of DNA are not copied during transcription? ये ध्यान आपको सवाल पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका रीजन जो है दो होता है, इसके दो रीजंस होते हैं, ठीक है। अब इसका जो पहला रीजन होता है वो ये होता है
कि जो फर्स्ट रीजन एनसीईआरटी बुक में लिखा है, फर्स्ट रीजन, दो रीजन दिए हैं। तो फर्स्ट रीजन ये दिया है कि अगर दोनों स्ट्रैंड से ही आरएनए बनेंगे तो दोनों तरह के आरएनए का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और दोनों फिर अलग अलग तरह का प्रोटीन बनाएंगे भाई, क्योंकि प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स आते हैं वो आरएनए पर जो सीक्वेंस होता है बेसिस का, उसके आधार पर आते हैं। ऐसे समझो जैसे मान लो कि ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है, डीएनए के दो स्ट्रैंड। मान लो एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है डीएनए का, ठीक, ये एक सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट में, ये जो सेगमेंट है, इसमें दोनों स्ट्रैंड ही आरएनए बना रहे हैं। मान लेते हैं इस सेगमेंट में जो बेस है वो ए है, जी है और सी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस होगा वो इसमें आएगा क्योंकि ये डीएनए मॉलिक्यूल है। तो मान लेते हैं ये डीएनए मॉलिक्यूल है और इसमें दो स्ट्रैंड है, तो एक स्ट्रैंड में जो बेस सीक्वेंस होगा, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री इसके सामने वाले स्ट्रैंड में होगा, उसी सेगमेंट में। तो दिस इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, और इसमें जो दो स्ट्रैंड इस सेगमेंट में आ रहे हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग देखा जाएगा। तो ए के सामने यहाँ टी होगा, जी के सामने यहाँ पर सी होगा और सी के सामने यहाँ पर क्या होगा, जी होगा, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता है। तो मान लेते हैं इस स्ट्रैंड से आरएनए बना, तो इस स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा, ये आरएनए बनेगा, तो उसमें क्या आएगा सीक्वेंस, तो ए के सामने यू आ जाएगा, जी के सामने सी आ जाएगा और सी के सामने जी आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी के आधार पर, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि जब दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए के जो है वो ट्रांसक्रिप्शन अगर दिखाएंगे तो क्या होगा, क्यों नहीं दोनों ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है? तो उसकी वजह, पहला रीजन बता रहे हैं कि अगर ये स्ट्रैंड भी अगर आरएनए बनाएगा, तो आप देखिए इससे जो आरएनए बनेगा, मान लो इससे आरएनए बना तो सीक्वेंस क्या है, यूसीजी, और इससे जो आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस क्या होगा, टी के सामने क्या आ जाएगा, ए, सी के सामने क्या आ जाएगा, जी, और जी के सामने क्या आ जाएगा, सी। तो देखो इसमें जो आरएनए बना है, इस स्ट्रैंड से जो आरएनए बना है उसका सीक्वेंस है यूसीजी, और इस स्ट्रैंड से डीएनए के जो आरएनए बना है उसका सीक्वेंस है एजीसी। तो दोनों ही सीक्वेंस आरएनए के अलग अलग हैं। तो अब आरएनए से ही प्रोटीन बनता है, आप पढ़ोगे मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। प्रोटीन में जो अमीनो एसिड आते हैं वो इसी बेस सीक्वेंस के आधार पर आते हैं। तो इससे जो प्रोटीन बनेगी और इससे जो प्रोटीन बनेगी, दोनों डिफरेंट प्रोटीन बनेगी, दोनों डिफरेंट प्रोटीन बनेगी। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इससे जो दोनों आरएनए से जो प्रोटीन बनेगी वो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनेगी, क्योंकि दोनों आरएनए में डिफरेंट टाइप के बेस सीक्वेंसेस हैं। इस आरएनए में यूसीजी सीक्वेंस है और इस आरएनए में एजीसी सीक्वेंस है। इस आरएनए से अलग प्रोटीन बन रही है, इसको मान लिया प्रोटीन ए, और इस आरएनए से अलग प्रोटीन बन रही है प्रोटीन बी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि डीएनए के एक ही सेगमेंट से, एक ही जीन से, सेगमेंट ऑफ डीएनए को ही क्या बोलते हैं, जीन। तो मान लेते हैं ये एक जीन है, ये क्या है, एक जीन है। तो ये सब सेगमेंट क्या है, एक जीन है, ये पूरा एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है। वही सेगमेंट ए को जीन ए, सेगमेंट बी को जीन बी, सेगमेंट सी को जीन सी। समझ में आया? तो मान लेते हैं ये जीन ए ही है, मान लो यही वाला सेगमेंट है, जीन ए ही है। तो जीन ए के यानी डीएनए मॉलिक्यूल के जो दोनों स्ट्रैंड है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें एक सेगमेंट हो गया जीन ए, और उसके दोनों ही स्ट्रैंड अगर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो दो अलग अलग तरह का आरएनए बनेगा, तो दो अलग अलग तरह की प्रोटीन बनेगी, जो कि देखा नहीं जाता। एक ही जीन दो तरह की प्रोटीन नहीं बनाती है। तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म्ड by same segment और जीन, जो कि संभव नहीं है, जो कि देखा नहीं जाता। आई बात समझ में?
तो एक रीजन तो ये हो गया, इसीलिए दो में से केवल एक ही स्ट्रैंड जो है वो आरएनए बनाता है, वही ट्रांसक्राइब होता है। तो जीन क्या है समझो, जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, और उस सेगमेंट में कितने स्ट्रैंड आएंगे? 2 स्ट्रैंड आएंगे, उनका पोर्शन आएगा। पूरा डीएनए पर बहुत सारे जीन होते हैं, तो एक जीन मतलब एक छोटा सा रीजन डीएनए मॉलिक्यूल का, उस रीजन में कितने स्ट्रैंड दिखेंगे? 2 स्ट्रैंड दिखेंगे। उस 2 स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनना है, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा तो 2 अलग अलग प्रोटीन बनेगी, जो कि संभव नहीं है और ऐसा देखा भी नहीं जाता। तो अब समझ में आएगा तुमको व्हाई बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड अगर कॉपी की जाएगी, आरएनए बनाया जाएगा दोनों स्ट्रैंड से, तो 2 अलग अलग तरह की प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो चीज कॉम्प्लेक्सिटी, जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और ऐसा देखा भी नहीं जाता। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन देखो क्या है, सेकंड रीजन, जो इसका सेकंड रीजन है वो भी समझिए। सेकंड रीजन ये होगा कि ये जो 2 तरह के आरएनए बनेंगे, अगर ये साइमल्टेनियस बन रहा है, इसकी भी, इससे भी आरएनए बन रहा है, इससे भी आरएनए बन रहा है सेम टाइम में, साथ ही साथ, तो कॉम्प्लीमेंटरिटी के कारण ए किसके साथ पेयर कर लेगा? यू के साथ। जी किसके साथ पेयर कर लेगा? सी के साथ। सी किसके साथ पेयर कर लेगा? जी के साथ। वहीं सेगमेंट के बगल में ये आरएनए भी बन रहा है, ये आरएनए बन रहा है, तो दोनों आरएनए आपस में पेयर भी कर सकते हैं। तो सेकंड रीजन क्या होगा कि बोथ types of RNA, both types of RNA formed will show complementary pairing, वो पेयरिंग दिखा लेंगे, यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे, ठीक है, यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फॉर्म्ड। अब जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, मतलब कौन सा आरएनए? ये वाला आरएनए, ये देखो पेयरिंग बन गई। इस स्ट्रैंड में ए है, इस आरएनए में ए है, जी है, सी है, ए हो गया, जी हो गया, सी हो गया, और इस आरएनए में क्या है? यू सी जी हो गया, यू सी हो गया और जी हो गया, और इनके बीच में जो नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, ए यू के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी सी के बीच में 3 और सी जी के बीच में 3, तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। तो डबल स्टैंडर्ड जब आरएनए बन जाएगा तो इससे प्रोटीन नहीं बन सकती, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन इज नॉट फॉर्म्ड, प्रोटीन इज नॉट फॉर्म्ड, यानी कि ट्रांसलेशन नहीं होगा। आप पढ़ते हैं ना, डीएनए से आरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होता है, ट्रांसलेशन हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होता है। तो इसीलिए अगर दोनों किसी सेगमेंट के दोनों स्ट्रैंड से अगर आरएनए बना, ठीक, और ये दोनों स्ट्रैंड अगर अलग अलग रहे तो अलग अलग प्रोटीन बनेगी, जो कि संभव नहीं है, पहला रीजन। और यदि 2 स्ट्रैंड जो बने हैं वो आपस में पेयर कर लिए तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, तो उससे उस पर ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, उससे प्रोटीन नहीं बन सकती। तो ये 2 रीजंस होते हैं जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया गया है कि क्यों ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड किसी सेगमेंट के हिस्सा नहीं लेते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल में जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि मान लीजिए डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड है, तो एक स्ट्रैंड में एक एंड पर अगर 5' दिख रहा है तो दूसरे एंड पर 3' होगा। तो इस स्ट्रैंड का अपोजिट पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड इसके सामने वाला होगा। तो अगर एक एंड पर 5' अगर है एक स्ट्रैंड में, तो उसी के सामने वाले स्ट्रैंड में उसी एंड पर 3' एंड होगा, और दूसरे छोर पर 5' एंड होगा। समझ में आया? तो यहां पर आप देख रहे हैं पोलैरिटी है इस स्ट्रैंड में 5' to 3', और इस स्ट्रैंड में पोलैरिटी क्या है? 3' to 5'। यानी अगर यहां से कोई चलना शुरू करे तो इस स्ट्रैंड की अगर हम बात करेंगे तो 5' एंड से चलना शुरू करेगा, और जहां चलना जाके खत्म होगा वो कौन सा एंड होगा? 3' एंड होगा। और अगर इस स्ट्रैंड की बात करें
तो जहां से चलना शुरू करेगा उस एंड पर 3' होगा और जहां चलना खत्म करेगा उस एंड पर 5' होगा। तो ये हो गया अपोजिट पोलरिटी। तो डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है, मतलब पैरेलल होता है और अपोजिट पोलरिटी का होता है, ठीक है। बोथ स्ट्रैंड शो अपोजिट पोलैरिटी, ठीक है, पोलैरिटी। तो इनके किसी सेगमेंट की बात करें, किसी जीन की बात करें, सेगमेंट ऑफ डीएनए को ही जीन कहा जाता है, तो ये भी लिख लेंगे आप, सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है, ठीक। तो मान लेते हैं ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ऐसे मान लेते हैं। तो ये एक सेगमेंट हो गया या ये एक जीन हो गया, ऐसे एक सेगमेंट हो गया, दूसरा सेगमेंट हो गया, तीसरा सेगमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे जीन होते हैं। तो मान लिया ये एक सेगमेंट है डीएनए मॉलिक्यूल का, छोटा सा ये सेगमेंट है और उस सेगमेंट में भी 2 स्ट्रैंड होंगे, एक ये और एक ये। तो इसमें भी पोलरिटी क्या होगी, यहाँ 5' होगी, यहाँ 3' होगी, यहाँ क्या होगी 3' होगी, यहाँ 5' होगी। तो डीएनए का चाहे सेगमेंट मान लो या कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल मान लो, उसके दोनों स्ट्रैंड जो होंगे वो अपोजिट पोलरिटी दिखाएंगे, ठीक। ये तो पता है पहले से। अब जो डीएनए के इन दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड पर आरएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक। तो याद रखिएगा आरएनए जो डीएनए स्ट्रैंड से जो आरएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है उसके लिए जो एंजाइम जरूरी होता है उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के ही मदद से ये डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए स्ट्रैंड बनता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है, ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होना जरूरी है। और ये आरएनए पॉलीमरेज किस स्ट्रैंड पर चलता है, डीएनए स्ट्रैंड पर चलता है, तो उसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहा जाता है। तो इसके पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पहले डीएनए डिपेंडेंट टर्म लगा लेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये मदद करता है डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए स्ट्रैंड बनाने में। और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेशन करता है, न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ करके पॉलीमर बनाता है, आरएनए का लंबा स्ट्रैंड बनाता है। और इट पॉलीमराइजेस इन 5' to 3' डायरेक्शन। यानी ये पॉलीमराइजेशन करता है किस डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ कि इससे जो आरएनए बनेगा तो आरएनए का सबसे पहले 5' एंड बनाएगा और जब आरएनए बनता जाएगा सबसे आखिरी में 3' एंड बनाएगा। तो सबसे पहले 5' एंड बनेगा आरएनए का और सबसे बाद में 3' एंड बनेगा आरएनए का। तो 5' to 3' डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जब ये डीएनए स्ट्रैंड पर चलेगा तो पहले आरएनए का कौन सा एंड बनाएगा, 5' एंड बनाएगा और सबसे आखिरी में कौन सा एंड बनाएगा, 3' एंड बनाएगा। तो जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज चलेगा डीएनए स्ट्रैंड पर तो जो आरएनए बनेगा उसका सबसे पहला क्या चीज आप देखेंगे, 5' एंड। उसके बाद वो बढ़ता जाएगा। तो ये आरएनए में 5' एंड इज formed first and 3' end is formed lastly, सबसे आखिरी में। तो 5' एंड पहले बनता है आरएनए स्ट्रैंड का एंड 3' एंड जो है वो लास्ट में बनता है। तो आरएनए स्ट्रैंड जब बनाएगा
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो पहले उसका कौन सा एंड बनाएगा? 5' एंड बनाएगा और न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाएगा और जब आरएनए बनना खत्म होगा तो 3' एंड बना देगा। तो उसको बोला जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। किस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन दिखाता है? मतलब उसकी जो पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है वो 5' to 3'। ठीक है, तो अगर इन दोनों स्ट्रैंड को अगर आप देखें, मान लीजिए ये सेगमेंट है, इसी पर आरएनए बनना है, तो किस पर आरएनए बनेगा? तो आपको ये तो पता चल गया कि इस पर जो एंजाइम आके चलेगा, इस पर जो एंजाइम आके चलेगा वो जो आरएनए बनाएगा उसका कौन सा एंड पहले बनाएगा? 5' एंड पहले बनाएगा। तो 5' एंड अगर पहले बनाएगा तो उसके लिए उसको इस स्ट्रैंड को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्ट्रैंड का जो शुरुआत है वो 3' एंड है और इस एंड का जो समाप्त है वो 5' एंड है। तो ये 3' एंड है, ये 5' एंड है। तो जब इस पर आरएनए जो आरएनए पॉलीमरेज इस पर चलेगा तो इससे जो आरएनए बनेगा, आप देखिए इससे जो आरएनए बनेगा उसका पहले 5' एंड आएगा और इधर क्या आएगा? 3' एंड आएगा। क्योंकि देखिए इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री ये हुआ कि नहीं? अगर इसका 3' एंड है तो इसके सामने क्या होगा? 5' एंड होगा। इसका अगर 5' एंड है तो उसके सामने क्या होगा? 3' एंड होगा। तो इसका मतलब हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज जब भी चलेगा तो पहले आरएनए के कौन से एंड को बनाएगा? 5' एंड को। तो उसको डीएनए के दो स्ट्रैंड में से किस स्ट्रैंड पर चलना पड़ेगा जिससे कि आरएनए का पहले 5' एंड बन जाए? तो आरएनए का पहले 5' एंड बनने के लिए उसको इन दोनों स्ट्रैंड में से ऊपर वाले स्ट्रैंड पर चलना पड़ेगा जिसकी पोलैरिटी 3' से 5' के तरफ होती है। भाई इसकी पोलैरिटी 3' से 5' होती है, तभी ना इसके सामने जो आरएनए बनेगा 5' से 3' वाला बनेगा। तो याद रखेंगे ये जो आरएनए बनेगा 5' से 3' एंड वाला बनेगा इस स्ट्रैंड पर जब चलेगा, 3' से 5' पोलैरिटी वाले पर जब आरएनए पॉलीमरेज चलेगा। तो इसलिए इन दोनों ही स्ट्रैंड में, डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड में जिस स्ट्रैंड पर आरएनए बनता है उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। ठीक, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। ठीक, और जिस स्ट्रैंड पर आरएनए नहीं बनता है उसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। ठीक, और अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब हम यहां पर केवल इतने ही सेगमेंट को ले रहे हैं। ये हो गया 3' एंड और ये हो गया 5' एंड। ठीक है, ये 3' एंड लिख लिया, ये 5' एंड लिख लिया और इसके सामने वाला स्ट्रैंड हम यहां लिख दे रहे हैं, यहां बना दे रहे हैं। ये हो गया 5' एंड, ये हो गया 3' एंड। 5' एंड हो गया, 3' एंड हो गया। ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रैंड में से आरएनए पॉलीमरेज जब चलेगा, आरएनए पॉलीमरेज जब चलेगा तो अब आप देखिए आरएनए पॉलीमरेज आकर के चिपका और आगे मूव किया। तो आरएनए पॉलीमरेज जब यहां पहुंचा, ठीक है, यहां पहुंचा, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये ऐसे मूव करके ऐसे जा रहा है। ठीक, तो जो आरएनए बना, अब ये देखो आरएनए बन रहा है, ये आरएनए बन रहा है, तो इस आरएनए का पहला कौन सा एंड बन गया होगा? 5' एंड, और यहाँ कौन सा एंड बनेगा? 3' एंड। ठीक, ये बात समझ में आ गया? तो ये हो गया आरएनए मॉलिक्यूल, ये हो गया डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड? ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको कौन सा स्ट्रैंड बोल दिए? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल दिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक, और इस वाले स्ट्रैंड को क्या बोल दिए? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। मैं कई बार इसको समझा दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक, तो जरा सीक्वेंस आप देखें, तो मान लेते हैं अगर यहां पर A है, यहां पर C है, यहां पर G है, फिर डीएनए है तो यहाँ T भी मान सकते हैं, डीएनए का स्ट्रैंड है ये दोनों, फिर यहाँ पर C है, फिर यहाँ G है, फिर यहाँ मान लेते हैं A। ठीक है, ऐसे।
तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ये वाला भी है डीएनए का। तो इसके सामने यहाँ पर क्या होगा, टी होगा, इसके सामने यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, जी होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर जी होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर टी होगा। ठीक है, तो जो आरएनए बनेगा, जब आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में जो स्ट्रैंड पर ऐसे चला और इसके ऊपर ये आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो ए के सामने यहाँ क्या आ जाएगा, यू, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, सी के सामने जी, यहाँ जी के सामने सी, यहाँ टी के सामने ए, यहाँ सी के सामने जी, यहाँ जी के सामने सी और यहाँ ए के सामने टी आ गया, इधर लिख दिया। ठीक, तो आप जरा देखें कि इस आरएनए में जो सीक्वेंस है वो डीएनए मॉलिक्यूल के उस सेगमेंट के इस वाले स्ट्रैंड से मैच कर रहा है। देखो इसमें U है तो यहाँ पर T है, U और T एक ही चीज होते हैं, बस अंतर क्या है कि आरएनए है तो U आ जाता है और डीएनए है तो T आ जाता है। और यूरेसिल क्या होता है, थाइमीन क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। तो एक तरह से ये भी यूरेसिल या 5 मिथाइल यूरेसिल है, तो ये खाली डिफरेंट है, लेकिन G यहाँ भी है, G यहाँ भी, C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, G यहाँ भी है, G यहाँ भी है, C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, और यहाँ T है तो यहाँ पर U आ जाएगा। आरएनए में बेटा तो U आ जाएगा, A के सामने आरएनए में क्या आता है, U, जैसे यहाँ A के सामने U आया, यहाँ B के सामने U आया। तो आप देखेंगे जो आरएनए बना है उसमें जो बेस सीक्वेंस है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का तो कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उससे मैच कर रहा है। यानी इसमें जो कोड है वो सेम कोड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड में भी है, तो इसीलिए इसको कोडिंग, इसीलिए इसको जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इसको कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है। तो यहां पर आप लिख लेंगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही कोडिंग स्ट्रैंड भी कहेंगे। क्यों कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहेंगे क्योंकि जो आरएनए में जो बेस का सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस 5' to 3' पोलैरिटी वाले डीएनए स्ट्रैंड में भी है, जो कि टेम्पलेट जैसा काम नहीं कर रहा है। यानी डीएनए का जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में जो 2 स्ट्रैंड है, तो जिस स्ट्रैंड पर आरएनए बनता है उसका जो अपोजिट स्ट्रैंड है जिस पर आरएनए नहीं बन रहा है, इस आरएनए में उसी स्ट्रैंड का सीक्वेंस आ जाता है, तो इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, देखो उसका सीक्वेंस और आरएनए जो बन रहा है उसका सीक्वेंस सेम नहीं है। कंप्लीमेंटरिटी का मतलब सेम सीक्वेंस नहीं, अपोजिट सीक्वेंस। भाई ए का अपोजिट क्या, यू, जी का, सी का अपोजिट क्या, जी। ठीक, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है, तो ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है। ठीक, और एनसीईआरटी बुक ने इस कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड का जिक्र अपने बुक में किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ जाएगा कि जो डीएनए के मॉलिक्यूल में अगर एक कोई सेगमेंट या एक कोई जीन जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है उसको हम ऑब्जर्व करें, तो उसमें जो 2 स्ट्रैंड होंगे, तो उसमें मान लो एक स्ट्रैंड 5' to 3' एंड वाला है और दूसरा स्ट्रैंड 3' to 5' एंड वाला है, तो इन दोनों स्ट्रैंड में सपोज करो ये जीन है, पोर्शन है, तो इसमें से इस स्ट्रैंड पर या इस स्ट्रैंड पर किस पर आरएनए बनेगा, तो वो आपको पता हो जाना चाहिए, जिसकी पोलैरिटी 3' to 5', यानी इस स्ट्रैंड पर आरएनए बनेगा। और आरएनए जब बनेगा तो उसका कौन सा एंड पहले बनेगा, 5' एंड पहले बनेगा और उसके बाद सबसे आखिरी में 3' एंड बनेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड में कौन सा स्ट्रैंड जो होता है वो उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके किसी सेगमेंट का, तो जिसकी पोलैरिटी 3' से 5' के तरफ होती है। और आरएनए में जो बेस सीक्वेंस होगा, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, वो डीएनए मॉलिक्यूल के किस स्ट्रैंड के सीक्वेंस के जैसा होगा, जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' होगा। ठीक है, तो 5' to 3' पोलैरिटी वाले स्ट्रैंड में जो बेस सीक्वेंस होगा वही बेस सीक्वेंस आरएनए के उसमें भी होगा, कि इसमें भी 5' to 3' में यही सीक्वेंस और आरएनए में भी 5' to 3' में यही बेस सीक्वेंस है। बस यहाँ पर टी के जगह पर जो इसमें टी है वहां पर क्या आ गया है, यू आ गया है।
आई बात समझ में? तो ये हो गया कि क्या कौन सा डीएनए का स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में हिस्सा लेता है, उसकी पोलैरिटी क्या होती है, और आरएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, और वो जो आरएनए मॉलिक्यूल बनता है, आरएनए स्ट्रैंड बनता है, उसका कौन सा एंड पहले बनता है और बाद में कौन सा एंड बनता है। अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? ये सेगमेंट और जीन which is transcribed. A segment or gene which is transcribed. A segment or gene of DNA which is transcribed. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्राइमरली 3 रीजन्स होते हैं। प्राइमरली 3 रीजन्स होते हैं। कौन कौन से 3 रीजन्स होते हैं? उसमें प्रमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ठीक है, तो प्रमोटर रीजन होता है, स्ट्रक्चरल जीन वाला रीजन होता है और टर्मिनेटर रीजन होता है। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ठीक है, अच्छा, हम जो भी पोजीशन इनकी बताते हैं डीएनए मॉलिक्यूल में, वो कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में बताते हैं। ध्यान रखिएगा, द पोजीशंस ऑफ दीज रीजन्स, the positions of these regions, the positions of these regions are told in reference to coding strand. तो कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में को ध्यान में रख करके हम इनकी पोजीशंस को बताते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड को ध्यान में रख करके इनकी पोजीशंस को नहीं बताया जाता, कोडिंग स्ट्रैंड को ध्यान में रख करके इनके पोजीशन को बताया जाता है। आइए इसको हम समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, ठीक है, समझिए डीएनए का 2 स्ट्रैंड। अब इसमें मान लीजिए ये 3' एंड है और ये 5' एंड है, और ये हो गया 5' एंड और ये 3' एंड। ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, उसका एक सेगमेंट है, मान लीजिए अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसमें मैं डॉट लाइन दिखा दिया, मतलब ये बहुत लंबा डीएनए है और उसका एक सेगमेंट, डॉट लाइन दिखाने का मतलब डीएनए बहुत लंबा है और उसका एक पोर्शन आपको दिखा है, तो अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये यहां से यहां तक ये सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यही है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सबसे पहले उसकी शुरुआत में ही, मतलब 5' एंड पर, क्योंकि ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये ध्यान रखिएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो मैं यहां लिख देता हूं ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक, और ये कोडिंग स्ट्रैंड है। तो पूछा जाएगा कि प्रमोटर रीजन किधर होता है, 5' एंड की तरफ होता है कि 3' एंड की तरफ होता है? तो आप कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में बताएंगे। आरएनए तो इस पर बन रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे तो प्रमोटर रीजन। अब जैसे देखिए, तो प्रमोटर रीजन ये हो गया, ये प्रमोटर रीजन है, दिस इज प्रमोटर रीजन, दिस इज टर्मिनेटर रीजन, ये प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन में दोनों ही स्ट्रैंड आएंगे, टर्मिनेटर रीजन में दोनों ही स्ट्रैंड आएंगे, और ये बीच में स्ट्रक्चरल जीन का रीजन है, इसमें भी दोनों स्ट्रैंड आएंगे। तो ये हो गया प्रमोटर रीजन, आप इसको लिख लें, ये प्रमोटर रीजन हो गया, प्रमोटर। ठीक है, आप लिख लें। और ये टर्मिनेटर रीजन है, टर्मिनेटर
ये स्ट्रक्चरल जीन का रीजन, ये रीजन, तो स्ट्रक्चरल जीन आपने लिख दिया, ये यहां से यहां। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रमोटर रीजन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के किस एंड के तरफ होता है, 3' एंड के तरफ होता है कि 5' एंड के तरफ होता है। तो आप बोलेंगे कि भैया तो 3' एंड, अगर इस स्ट्रैंड को देखो तो कहोगे 3' एंड के तरफ हो रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखोगे तो कहोगे 3' एंड के तरफ है, और अगर आप कोडिंग स्ट्रैंड को देखोगे तो कहोगे 5' एंड के तरफ है। तो आंसर होगा 5' एंड के तरफ होता है, क्योंकि हमने लिख दिया है पोजीशन ऑफ दीस रीजंस आर टोल्ड इन रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रैंड। तो प्रमोटर रीजन के बारे में लिख लीजिए, कहां होता है प्रमोटर रीजन, ये देख लीजिए। तो प्रमोटर रीजन आप लिखेंगे, इट इज द डीएनए सीक्वेंस टू व्हिच आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स एंड इज सिचुएटेड टू द 5' एंड ऑफ कोडिंग सीक्वेंस। अब ना भी बताइए कोडिंग सीक्वेंस तो 5' एंड बोल देंगे ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो 5' एंड का मतलब हो गया ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब हम कोडिंग सीक्वेंस को ध्यान में रखकर ये बात बोल रहे हैं, और ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप ये चीज कहेंगे, ठीक है। तो प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड। तो प्रमोटर रीजन, या सिर्फ प्रमोटर लिखिए, इज लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड, ये हो गया, ठीक है। एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, मतलब स्ट्रक्चरल जीन के 5' एंड के तरफ, ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। अच्छा, स्ट्रक्चरल जीन के से 5' एंड की तरफ जाएंगे तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, और स्ट्रक्चरल जीन से जब आप 3' एंड की तरफ जाएंगे तो उसको डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। मतलब राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो डाउनस्ट्रीम है, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो अपस्ट्रीम है। तो प्रमोटर रीजन इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3' एंड ऑफ 5' एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, इसको अपस्ट्रीम कहेंगे, 5' एंड या अपस्ट्रीम, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो रेफरेंस होता है, इट इज मेड विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। दिस रेफरेंस इज मेड, दिस रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक। ये जो रेफरेंस बताया जाता है, ये कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में बताया जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। और टर्मिनेटर रीजन जो होता है वो स्ट्रक्चरल जीन के 3' एंड की तरफ होता है, यानी डाउन स्ट्रीम होता है। तो ये भी आप लिख लेंगे, तो इसको भी आप मेंशन कर लीजिए। या कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड की तरफ होता है, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3' स्ट्रैंड पर होता है। आप स्ट्रक्चरल जीन बोलो बेटा, या बोलो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का 5' एंड की तरफ जाओगे तो वहां प्रमोटर रीजन मिलेगा, बोल सकते हो कि नहीं। या ऐसे बोलो कि स्ट्रक्चरल जीन के 5' एंड के साइड में होता है, स्ट्रक्चरल जीन जहां खत्म होगा, उस जहां स्ट्रक्चरल जीन का जो 5' एंड वाला किनारा है वहां से प्रमोटर शुरू हो जाएगा, और स्ट्रक्चरल जीन का जहां 3' एंड वाला किनारा है वहां से टर्मिनेटर शुरू हो जाएगा। तो या तो बोलो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 5' एंड के तरफ प्रमोटर, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3' एंड की तरफ टर्मिनेटर, या स्ट्रक्चरल जीन के 3' एंड की तरफ टर्मिनेटर, या स्ट्रक्चरल जीन के 5' एंड की तरफ प्रमोटर। तो 5' और 3' ही तो बोल रहे हैं। तो कौन सा स्ट्रैंड है ये? कोडिंग स्ट्रैंड है, उसी के रेफरेंस में बात की जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आया? तो आप इसको लिख लेंगे। जो टर्मिनेटर रीजन होता है उसकी लोकेशन देखिए, मतलब ये जो टर्मिनेटर रीजन है, हम बात उसकी कर रहे हैं। तो टर्मिनेटर रीजन इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड या स्ट्रक्चरल जीन। तो टर्मिनेटर रीजन is located towards 3' एंड इसी को डाउन स्ट्रीम कहते हैं,
यानी जब आप 3' एंड के तरफ कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में जब आप 5' एंड के तरफ चलते हैं तो अप स्ट्रीम है, जब आप 3' एंड के तरफ चलते हैं तो डाउन स्ट्रीम है। तो टर्मिनेटर तक जाने के लिए कहीं भी चिपक जाइए, टर्मिनेटर की तरफ जाना है तो 3' की तरफ जा रहे हैं ना, अब प्रमोटर की तरफ जाना है तो 5' की तरफ जा रहे हैं ना। तो जब आप 5' की तरफ चलेंगे तो अप स्ट्रीम है, जब 3' की तरफ चलेंगे तो डाउन स्ट्रीम है। आई बात समझ में? तो 5' को अप स्ट्रीम माना जाता है और 3' को डाउन स्ट्रीम माना जाता है। और तो 5' को अप स्ट्रीम और 3' को डाउन स्ट्रीम। और कोई भी चीज ऊपर से नीचे जाती है ना, इसीलिए एरो का डायरेक्शन भी एनसीईआरटी बुक में 5 से 3 की तरफ दिया, इसमें भी देखोगे 5 से 3 की तरफ दिया। अप स्ट्रीम हमेशा 5' माना जाता है, डाउन स्ट्रीम हमेशा 3' एंड माना जाता है। तो अगर आप अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो 5' एंड की तरफ जा रहे हैं। अब आप अगर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो समझ जाना 3' एंड की तरफ जा रहे हैं। और यह भी याद रखना कि चाहे कोडिंग हो स्ट्रैंड हो या टेम्पलेट स्ट्रैंड हो, अप स्ट्रीम दोनों का ही 5' होता है और डाउन स्ट्रीम दोनों का ही 3' होता है। अब ये मान लो कोडिंग स्ट्रैंड है, इसका अप स्ट्रीम 5' इधर है, डाउन स्ट्रीम 3' इधर है। वही टेम्पलेट स्ट्रैंड का अप स्ट्रीम 5' इधर है, डाउन स्ट्रीम 3' इधर है। तो यानी कि अगर कोडिंग स्ट्रैंड में आपको अप स्ट्रीम जाना है तो इधर चलना पड़ेगा, और टेम्पलेट स्ट्रैंड में अगर आपको अप स्ट्रीम जाना है तो इधर चलना पड़ेगा, क्योंकि 5' इधर है, रिवर्स पोलरिटी है, इसीलिए कहा जाता है एंटी पैरेलल। आई बात समझ में? अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड में डाउन स्ट्रीम जाना है तो इधर जाना पड़ेगा, और इसी के सामने जो कोडिंग स्ट्रैंड उसमें डाउन स्ट्रीम जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, है ना अमेजिंग? तो ये ध्यान रखिएगा कि तो जो भी चीज हम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोल रहे हैं तो आपको अंडरस्टूड है कि आप कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड के में अप स्ट्रीम यानी 5' एंड के तरफ है प्रमोटर रीजन, और डाउन स्ट्रीम यानी 3' एंड के तरफ है क्या? टर्मिनेटर रीजन। तो टर्मिनेटर रीजन इज लोकेटेड टुवर्ड 3' एंड यानी डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम of the coding strand or the structural gene। the coding strand लिखिए या structural gene लिखिए, structural gene लिखिए, चलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो हमने आपको प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन और इन दोनों के बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन। तो आपको पूछा जाएगा कि प्रमोटर रीजन का सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस जो है प्रमोटर रीजन का, जो कोडिंग स्ट्रैंड में जो सीक्वेंस होगा वही पढ़ देना, और टर्मिनेटर रीजन में जो डीएनए का सीक्वेंस होगा वो पढ़ देना। कोडिंग स्ट्रैंड में ATTGC, यहां मान लो CCGGATT, दोनों पढ़ लो या सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का पढ़ लो, लेकिन जिस स्ट्रैंड का पढ़ोगे वो कौन सा स्ट्रैंड होना चाहिए? कोडिंग स्ट्रैंड होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये तुमको समझ में आ गया कि प्रमोटर रीजन को कैसे डिफाइन करेंगे, टर्मिनेटर रीजन को कैसे डिफाइन करेंगे। अब क्या काम होता है इन रीजन का ये देख लो। तो प्रमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है, बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। इट इज डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट टू आरएनए पॉलीमरेज। तो ये डीएनए सीक्वेंस होता है दैट प्रोवाइड्स binding site for RNA DNA dependent RNA polymerase। RNA polymerase, तो RNA polymerase के लिए ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बात समझ में? और टर्मिनेटर रीजन क्या करता है? जो टर्मिनेटर रीजन होता है यहीं पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है। इट इज द रीजन दैट स्टॉप्स ट्रांसक्रिप्शन, that prevent the movement of further movement of RNA polymerase। RNA polymerase ऐसे चलते 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 यहाँ पहुंचेगा और यहाँ आके रुक जाएगा, ये इसको आगे नहीं बढ़ने देगा, ये टर्मिनेटर रीजन है आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये भी पॉइंट आपको मेंशन कर लेना है। ठीक है ना? और इट रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इट स्टॉप्स ट्रांसक्रिप्शन, स्टॉप्स movement of RNA polymerase। It stops further movement of RNA polymerase।
यानी टर्मिनेटर रीजन क्या करता है, इट स्टॉप्स फर्दर मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज के फर्दर मूवमेंट को ये रोक देता है, ठीक है, यानी इट स्टॉप्स ट्रांसक्रिप्शन। एक तरह से आप कहेंगे ये ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है, इट स्टॉप्स ट्रांसक्रिप्शन, इट स्टॉप्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। तो टर्मिनेटर रीजन में ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है, ठीक है, और यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, इस जगह से ट्रांसक्रिप्शन, इस जगह से आरएनए बनना शुरू होता है, तो स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रमोटर रीजन जहां खत्म हुआ, जहां से स्ट्रक्चरल जीन शुरू हुआ, ये इसी पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, मतलब इसी पॉइंट से आरएनए बनना शुरू हो जाता है और यहां तक बनता है, यहां आकर आरएनए बनना बंद हो जाता है, ये आरएनए बन गया, स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए बनता है, इतना पोर्शन से ही के सामने ही आरएनए ऐड होता है। प्रमोटर रीजन पर आरएनए नहीं बनता, टर्मिनेटर रीजन में भी आरएनए नहीं बनता, आरएनए प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो स्ट्रक्चरल जीन वाला पोर्शन है उसी वाले स्ट्रैंड के सामने आरएनए बनता है। तो इधर आरएनए नहीं बनाएंगे, इसमें आरएनए नहीं बनाएंगे, आरएनए सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन वाले पोर्शन में ही बनाएंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, ठीक है। तो प्रमोटर रीजन क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उससे आके चिपकता है, और टर्मिनेटर रीजन क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के मूवमेंट को रोक देता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पहुंच करके अलग हो जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन रुकता है किस रीजन में, टर्मिनेटर रीजन में, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो गया। प्रमोटर रीजन यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और प्रमोटर रीजन जहां खत्म हुआ और स्ट्रक्चरल जीन जहां शुरू हुआ वहीं से आरएनए बनना शुरू हो गया। आरएनए पॉलीमरेज यहां से यहां तो आके चिपका, अब आगे बढ़ेगा ना, तो जब बढ़ेगा तब आरएनए बनना शुरू होगा, और जैसे आरएनए पॉलीमरेज यहां पहुंचा आरएनए बनना बंद हो गया। ये क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो 3 रीजन्स हैं उनके बारे में समझा दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी बुक लिखता है कि अगर आप प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन को देखें इन दोनों स्ट्रैंड में, तो डिफिनीशन बदल जाएगा टेम्पलेट का और टेम्पलेट स्ट्रैंड का और कोडिंग सीक्वेंस का। जैसे देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे समझो, ये मान लो प्रमोटर रीजन है, ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस है, ये मान लो 3' है और ये क्या है 5' ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो इसमें प्रमोटर रीजन 3' एंड पर है और टर्मिनेटर रीजन किस एंड पर है, 5' एंड पर। और जो कोडिंग स्ट्रैंड है, नीचे वाला स्ट्रैंड है, इसमें देख लो प्रमोटर रीजन हाँ ठीक है, प्रमोटर रीजन जो है वो 5' एंड पर है और टर्मिनेटर रीजन किस एंड पर है, 3' एंड पर है। देखिए 5' एंड पर प्रमोटर रीजन, 3' एंड पर टर्मिनेटर रीजन हो गया। और टेम्पलेट स्ट्रैंड में देखो क्या है, 5' एंड पर टर्मिनेटर रीजन है और 3' एंड पर प्रमोटर रीजन है। तो आप अगर ऑब्जर्व करो, ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये कौन सा स्ट्रैंड है बेटा, ये है कोडिंग स्ट्रैंड। अब दोनों स्ट्रैंड को अच्छे से देखो, इसी पर आरएनए बनना है, इस पर आरएनए नहीं बनना है। तो कोडिंग स्ट्रैंड में 5' एंड की तरफ प्रमोटर रीजन है और 3' एंड की तरफ टर्मिनेटर रीजन है। और जब टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखोगे तो 5' एंड की तरफ टर्मिनेटर रीजन है और 3' एंड की तरफ प्रमोटर रीजन है ना, उल्टा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो कोडिंग एंड तो जो कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो डेफिनेशन है वो प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन को आपको उसको स्विच कर देना है डेफिनेशन बदलने के लिए। अगर आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड का डेफिनेशन देना है तो क्या बोलोगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो टर्मिनेटर रीजन होता है वो अपस्ट्रीम होता है और जो प्रमोटर रीजन होता है वो डाउनस्ट्रीम होता है। फिर से सुनो, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिस पर आरएनए बनना है उस पर टर्मिनेटर रीजन किधर होता है, उस पर टर्मिनेटर रीजन किधर होता है, 5' एंड की तरफ होता है। अब प्रमोटर रीजन किधर होता है, 3' एंड की तरफ होता है। तभी ना प्रमोटर रीजन पर आके जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज 3' एंड पर, तब बढ़ेगा टर्मिनेटर की तरफ, तभी ना 5' से 3' आरएनए बनाएगा।
और जब कोडिंग स्ट्रैंड की बात करोगे तो वहां 5' एंड पर प्रमोटर होता है और 3' एंड पर टर्मिनेटर होता है। तो वही कहा जा रहा है कि अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड का डेफिनेशन बताना है, इनको डिफाइन करना है प्रमोटर और टर्मिनेटर के पोजीशन के बेसिस पर, तो इनके पोजीशन को स्विच कर दीजिए, अदला बदली कर दीजिए, ठीक है ना, तो डिफिनीशन बदल जाएगा। यानी अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड का डिफिनीशन देना है तो क्या बोलोगे, 5' एंड के तरफ प्रमोटर यानी अप स्ट्रीम है प्रमोटर, और 3' एंड के तरफ है टर्मिनेटर यानी डाउन स्ट्रीम है टर्मिनेटर। ये किसका डिफिनीशन है, कोडिंग का। लेकिन अगर आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड को डिफाइन करना है तो वहां उल्टा हो जाएगा, पोजीशन बदल जाएगी। कोडिंग स्ट्रैंड में जिस एंड के तरफ टर्मिनेटर था उस एंड की तरफ प्रमोटर चला जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझ में आया? तो कोडिंग स्ट्रैंड में देखोगे कि 5' एंड पर प्रमोटर है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में 5' एंड की तरफ क्या है, टर्मिनेटर आ गया, और कोडिंग स्ट्रैंड में 3' एंड की तरफ टर्मिनेटर है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में 3' एंड की तरफ प्रमोटर आ गया। यानी प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन जो है उन्होंने स्विच कर लिया, स्विच ऑन कर लिया अपने पोजीशन को दोनों स्ट्रैंड में। तो इसी को एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी बुक यहां पर एक और बात लिखती है कि कुछ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस पाए जाते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कर सकते हैं या ट्रांसक्रिप्शन को इनहांस कर सकते हैं। वो सीक्वेंसेस भी मौजूद रहते हैं प्रमोटर रीजन के अपस्ट्रीम या प्रमोटर रीजन के डाउनस्ट्रीम। तो फ्यू एडिशनल या सम एडिशनल सीक्वेंसेस, सम एडिशनल सीक्वेंसेस are also present upstream यानी 5' एंड की तरफ towards 5' एंड, और डाउनस्ट्रीम मतलब towards 3' एंड ऑफ प्रमोटर रीजन, ठीक है, प्रमोटर रीजन। तो अगर ये 3' एंड है, ये 5' एंड है, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ठीक, और मान लेते हैं ये प्रमोटर रीजन है, इसको हमने P लिख दिया, और ये मान लो टर्मिनेटर रीजन है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि कुछ सीक्वेंसेस, एडिशनल सीक्वेंसेस प्रमोटर रीजन के आगे या पीछे, ये एडिशनल सीक्वेंसेस हैं, सब एडिशनल सीक्वेंसेस। अपस्ट्रीम मतलब ये अपस्ट्रीम हो गया, डाउनस्ट्रीम मतलब ये वाला प्रमोटर रीजन के डाउनस्ट्रीम, प्रमोटर रीजन के अपस्ट्रीम। कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस होते हैं जो कि अगर मान लो आरएनए पॉलीमरेज आ गया तो उसको चिपकने नहीं देंगे, यहाँ पर पहुंच गया कि प्रमोटर से चिपकेंगे तो इस रीजन से कुछ ऐसा चीज बनेगा जो आरएनए पॉलीमरेज को चिपकने नहीं देगा, ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करेगा। तो सम एडिशनल सीक्वेंसेस, ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं, याद रखिएगा। एडिशनल सीक्वेंसेस मतलब रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, इसको हम रेगुलेटरी कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, ठीक है, रेगुलेशन करने वाले जो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, लैक ऑपरेंट मॉडल आगे चल के, है ना, तो वहां पर ये समझ में आएगा। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद एनसीईआरटी बुक में क्या किया है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल के पोर्शन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिया है, यानी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल पोर्शन इज गिवन, ठीक है। अब जैसे मान लो 3' A G C T G C T C C A G C T T A G 5' है, तो इसके सामने भाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो 5' T C G A C G A G G T C G A A T C 3'। अब पूछा है कि ये एक सीक्वेंस दिया है डीएनए मॉलिक्यूल के एक पोर्शन का, और पूछ रहा है कि इससे जो आरएनए बनेगा उसका क्या सीक्वेंस
सीक्वेंस ऑफ आरएनए, सीक्वेंस ऑफ आरएनए, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड या बेस, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए transcribed from this DNA। तो इस डीएनए से जो आरएनए बनेगा उसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए के दो स्ट्रैंड में कौन सा स्ट्रैंड है जिसके ऊपर आरएनए बनता है, 3' से 5' पोलरिटी वाला, समझ में, 3' से 5' पोलरिटी वाला, ये वाला स्ट्रैंड जो है वो आरएनए बनता है, ठीक। तो ये वाले स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बना दो, यानी इस वाले स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बना दो, क्योंकि ये वाला स्ट्रैंड जो होता है यही ना टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा, और ये वाला स्ट्रैंड जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। आई बात समझ में, ये कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, तो बना दो। तो जो आरएनए बनेगा वो होगा 5' क्योंकि आरएनए का पहला आरएनए पॉलीमरेज, जब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज चलेगा तो वो इधर से इधर चलेगा तभी ना पहले 5' एंड बनेगा, 3' के सामने कॉम्प्लीमेंट्री 5' बनेगा आरएनए का, और ए के सामने क्या जाएगा यू, जी के सामने सी, इस जी के सामने, मतलब ये बाकी सब उतर जाएगा, जहां जहां यहाँ टी है तो टी के सामने ए आ जाएगा, जी है तो सी आ जाएगा, जी आ जाएगा, टी है तो उसके सामने ए आ जाएगा, ठीक। फिर जी जी टी, टी में ए के सामने हमेशा यू आएगा, ठीक है, ए के सामने हमेशा यू आएगा, सी जी ए यू और जी, सी और सी, ये आ गया, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री करना है, तो ये आ गया। अब एनसीईआरटी बुक ने डिस्कशन किया है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन के ऊपर। देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो प्रमोटर रीजन है और जो टर्मिनेटर रीजन है उन दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल जीन आप लिखा हुआ पढ़ेंगे, या अभी हमने बताया। तो ये जीन क्या होता है इसी को समझाने की कोशिश की जाएगी इस पार्ट में। तो आइए देखते हैं जीन क्या है। तो देखिए जीन का जो पहला डेफिनेशन लिखा गया है, इट इज यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। और इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि जीन डीएनए पर पाए जाते हैं, तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। ये दूसरा पॉइंट जो एनसीईआरटी बुक ने मेंशन किया है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, कोई दो राय नहीं, आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, ठीक। लेकिन जीन को हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के टर्म्स में डिफाइन करें, इस पर प्रश्न चिन्ह है कि हम जीन को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे देखते हैं, जीन करता क्या है। तो जनरली हम ये समझते हैं कि जीन जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जीन के मदद से ही प्रोटीन बनता है, लेकिन बहुत सारे डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में हिस्सा ही नहीं लेते, वो एज इट इज पाए जाते हैं, एज इट इज पड़े रहते हैं, इनएक्टिव पड़े रहते हैं, कुछ करते ही नहीं है, तो फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस फिर उनको कैसे कहा जाए। तो एनसीईआरटी बुक यहाँ लिखती है कि लिटरली जीन को जब हम डीएनए सीक्वेंस के टर्म में डिफाइन करते हैं तो वहां पर फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को लिखेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ, इट इज डिफिकल्ट टू literally define genes in terms of DNA nucleotide sequences, ठीक है, DNA sequences। अच्छा, जनरली हमको क्या पता है, जनरली हमको पता होता है कि DNA का मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये डीएनए मॉलिक्यूल है, तो इसमें कुछ सेगमेंट जो होता है, कुछ डीएनए सीक्वेंस, ये डीएनए सीक्वेंस ही है ना, ये मान लीजिए दूसरा डीएनए सीक्वेंस है, ये तीसरा डीएनए सीक्वेंस है, ये चौथा डीएनए सीक्वेंस है, ये कुछ डीएनए सीक्वेंसेस है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब इसमें एक डीएनए सीक्वेंस जैसे थर्ड डीएनए सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है,
उससे प्रोटीन बन रही है या पॉलीपेप्टाइड बन रही है, पॉलीपेप्टाइड बन रही है। ठीक, अब इसमें कुछ डीएनए सीक्वेंस से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। आरएनए में या तो ट्रांसफर आरएनए बन रहा है या क्या बन रहा है, राइबोसोमल आरएनए बन रहा है। ठीक, और कुछ डीएनए सीक्वेंसेस जो होते हैं वो कुछ नहीं बनाते, डू नॉट फॉर्म एनीथिंग, कुछ नहीं बनाते हैं। तो जब हम कहते हैं कि जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो ये भी तो सेगमेंट है इसी डीएनए का, लेकिन ये तो कुछ नहीं बना रहा है, ना तो आरएनए बना रहा है ना तो प्रोटीन बना रहा है। और कुछ जीन होते हैं, मतलब कुछ सेगमेंट होते हैं जो रेगुलेशन का काम करते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन, इनका रेगुलेटरी फंक्शन है। although they do not produce anything, although they do not produce anything, वो कुछ बनाते नहीं है लेकिन वो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को या ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। भाई ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए में आएगा और आरएनए में वो सेगमेंट पड़ा रहेगा और रेगुलेशन में हेल्प करेगा। तो यानी कि यहाँ 4 तरह के डीएनए सीक्वेंसेस हैं। इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन जीन्स इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। क्या इन सभी को जीन कहेंगे? तो अगर हम कहते हैं कि जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, तब तो ये सभी जीन हो गए। तो बड़ा जनरल डिफिनीशन होता है जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि जीन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वो अगर डीएनए में है तो उसका कुछ फंक्शन होना चाहिए तभी उसको जीन बोलेंगे। तो उस लिहाज से तो ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है, लेकिन इसका कोई फंक्शन ही नहीं है, कुछ बनाता ही नहीं है, नो फंक्शन, ऐसे ही पाया गया है, तब इसको फिर आप जीन नहीं बोलेंगे, हालांकि ये डीएनए का सेगमेंट है। तो ये बात एनसीईआरटी कह रही है कि इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो इसको आप जीन कह लेंगे, ये भी जीन है, ठीक, इसको भी आप जीन कह लेंगे, ये भी जीन है। रेगुलेटरी फंक्शन है, तो इसका भी तो कोई फंक्शन दिख रहा है, इसको भी आप जीन कहेंगे। लेकिन इसको आप जीन कैसे कहेंगे? इसके लिए जीन शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है डीएनए मॉलिक्यूल में सीक्वेंस के रूप में। समझ में आया? तो यहाँ पर जो टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए बनाने वाला जो डीएनए सीक्वेंस है, जो डीएनए मॉलिक्यूल पर होता है, उसको भी जीन कहते हैं। जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनवाता है जो डीएनए सीक्वेंस डीएनए मॉलिक्यूल पर, उसको भी जीन कहते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल पर जो डीएनए सीक्वेंस होता है, जो रेगुलेशन का काम करता है, किस चीज के रेगुलेशन का? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, तो उसको भी जीन कहते हैं। लेकिन डीएनए सीक्वेंस जो डीएनए मॉलिक्यूल पर है वो कुछ नहीं करता है, तो उसको जीन कैसे बोलें? तो जब हम ये कहते हैं कि जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो गलत नहीं है, जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, बट ऑल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन, ये स्टेटमेंट गलत होता है। जनरली हम कह सकते हैं जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। अब यहां बात होती है स्ट्रक्चरल जीन किसको कहा जाता है? जो जीन प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनाने वाले जीन को स्ट्रक्चरल जीन नहीं कहेंगे। स्ट्रक्चरल जीन उस जीन को कहेंगे जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनाता है, तो उसी को सिस्ट्रॉन या स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है। स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है। ये पहले मैसेंजर आरएनए बनाएंगे और उसके बाद फिर उससे प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनेगी। यानी डीएनए का मॉलिक्यूल का वो सीक्वेंस जिससे पहले मैसेंजर आरएनए बनता है और उसके बाद उससे प्रोटीन बनता है, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल जीन। अभी हालांकि स्ट्रक्चरल जीन के अंदर भी आपको विभेद मिलेगा। तो सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन किसको कहेंगे? टेक पार्ट इन प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, ठीक, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। तो आपको समझ में आ गया कि सिस्ट्रॉन वो जीन है जो प्रोटीन बनाता है। सो ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रॉन।
बट ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन। समझ में आया? बिकॉज दे आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, दे आर डीएनए सीक्वेंसेस। लेकिन सभी जीन, अब ये जीन तो नहीं पॉलीपेप्टाइड बना रहा, ये जीन तो नहीं पॉलीपेप्टाइड बना रहा, तो इसको सिस्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, इसको सिस्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। सिस्ट्रॉन उसी जीन को बोलेंगे जो पॉलीपेप्टाइड बनाने में हेल्प करेगा बाय वाया मैसेंजर आरएनए। मतलब ये पहले मैसेंजर आरएनए बनाएगा, तब उससे पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनेगी। अब यहाँ बात स्ट्रक्चरल जीन की हो रही है, सिस्ट्रॉन की हो रही है, तो याद रखिए दो तरह के स्ट्रक्चरल जीन्स का जिक्र है एनसीईआरटी बुक में। जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं, और जो यूकैरियोट होते हैं उनमें, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स, उनमें मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन पाया जाता है। अब समझिए इसको। तो जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने आपको बताया है 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये 2 तरह के होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक और दूसरा है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं, ये मोस्टली यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, मोस्टली इन यूकैरियोट्स। और जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ये मोस्टली इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया या किसी को आप प्रोकैरियोट्स कह सकते हैं। ठीक है। जो मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है उसमें क्या होता है, देखिए मोनोसिस्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, ये मान लीजिए मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है, ऐसे समझिए। ये प्रमोटर रीजन है, ये टर्मिनेटर रीजन है, ऐसे समझ लीजिए। पी है, ये टी है, जो एनसीईआरटी बुक में दिया है उसको आधार बना के समझाया, और बीच में ये स्ट्रक्चरल जीन है। अब जो मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन होगा, ध्यान रखेंगे, जहां मैं लिख दे रहा हूं, मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या होता है? इसमें कई सारे सीक्वेंसेस होते हैं, इसी एक जीन के अंदर बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। तो इसमें ये सीक्वेंस जो होगा वो कोडिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है, इससे कोडिंग सीक्वेंस होगा, ये आगे चल के प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेगा। फिर उसके बाद ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होगा, इससे आगे चल के प्रोटीन नहीं बनेगी, इस पोर्शन से प्रोटीन के लिए मैसेज नहीं जाएगा, तो उसको नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहेंगे, इसको कोडिंग सीक्वेंस कहेंगे। ऐसे ही इसमें इंटरप्शन होता है कोडिंग सीक्वेंस का, बीच बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आ जाते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इनमें इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। तो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता है? इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। किसमें? मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन में। तो इसलिए सो द जीन इज स्प्लिट, तो इसी को स्प्लिट जीन कहा जाता है। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस लगातार नहीं है। तो ये हो गया 1, 2, यानी इसमें 3 कोडिंग सीक्वेंसेस है और 2 नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है। तो हम इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, और 1, 2, 3 को आप कोडिंग, तो ये दोनों नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो गए। ठीक है। और ये जो है 1, 2 और ये 3, ये क्या हो गए? कोडिंग सीक्वेंसेस हो गए, कोडिंग सीक्वेंसेस हो गए। कोडिंग सीक्वेंसेस का मतलब कि आगे चल करके प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं। ठीक, टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, टेक हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन
सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं डू नॉट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, डू नॉट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, डू नॉट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो ऐसा जीन है जिसमें लगातार जो सीक्वेंसेस होते हैं वो कोडिंग नहीं होते हैं, बीच बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? नॉन कोडिंग सीक्वेंस आ जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। और उन्हीं को इंट्रॉन्स कहा जाता है। जो कोडिंग सीक्वेंसेस को जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में आगे चल के हिस्सा लेंगे, 1 2 3 वाला जो सीक्वेंस सेगमेंट्स है वो कोडिंग सीक्वेंस है, उसमें कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस हैं, आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेंगे, इनको एक्सॉन कहा जाएगा। तो 1 2 3 आर एक्सॉन। और ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, दो ब्लू कलर से जो हमने लिखा है 1 और 2, ये इंट्रॉन है, ठीक है। तो एक्सॉन और इंट्रॉन ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट नहीं है, ये मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट है। ये यूकैरियोट में पाए जाते हैं। तो यूकैरियोट का स्ट्रक्चरल जीन होता है वो स्प्लिट जीन होता है, वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, उसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। इंट्रॉन्स जो है वो एक्सॉन्स के बीच बीच में पाए जाते हैं। ये क्लियर हो गया? तो आप इसको मेंशन कर लेंगे, ठीक है। और कोडिंग सीक्वेंस को ही एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस भी कहा जाता है क्योंकि यही प्रोटीन के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस भी कहा जाता है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस एनसीईआरटी के वर्ड को जरूर आप लोग फॉलो करिएगा। दिक्कत वही आती है, सर आपने तो कोडिंग बताया था, एक्सप्रेस तो नहीं बताया था। तो तुम लोग तो केजी के बच्चों से भी गए गुजरे हो, ज्यादातर बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ। अगर मैं एक्सप्रेस ना भी लिखूं तो भी समझ जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि प्रोटीन बनाता है तो एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेशन क्या है? प्रोटीन बनाए या कोई काम करे उसका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो इसको लिख लो, इसी को कहा जाता है एक्सॉन्स। तो तुमको समझ में आया कि एक्सॉन किसको कहा जाता है? कोडिंग सीक्वेंस को या एक्सप्रेस सीक्वेंसेस को। 1 2 3 आर एक्सॉन्स। यानी इस मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन में कितने एक्सॉन हैं? 3 एक्सॉन। और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस डू नॉट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, दैट द सीक्वेंसेस दैट आर नॉट एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन, इनको इंट्रॉन कहा जाता है, इनको इंट्रॉन्स कहा जाता है। तो एक्सॉन और इंट्रॉन आपको समझ में आ गया, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखेंगे इंटरवीनिंग सीक्वेंस होते हैं जो कि आगे चल करके प्रोटीन बनाने में हिस्सा, जो मैसेंजर आरएनए में नहीं देखे जाते। तो ये दीज आर intervening sequences that are not seen in mature मैसेंजर, मतलब मैच्योर आरएनए, उसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैच्योर आरएनए या मैसेंजर आरएनए में इनको नहीं देखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। या प्रोसेस्ड आरएनए, मैच्योर आरएनए या एमआरएनए कहिए या प्रोसेस्ड आरएनए कहिए, इसी को प्रोसेस्ड आरएनए भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोसेस्ड आरएनए तो इंटरवीनिंग सीक्वेंस ये डीएनए में है, लेकिन ये मैसेंजर आरएनए में नहीं दिखेंगे इंट्रॉन्स, ये ध्यान रखेंगे। तो डीएनए में इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होगा, और एक्सॉन जो होंगे ये देखे जाते हैं, किसमें देखे जाते हैं? मैच्योर आरएनए में या प्रोसेस्ड आरएनए में या एमआरएनए में, ठीक है। सीन इन मैच्योर या प्रोसेस्ड, क्योंकि जिससे तो प्रोटीन बनना है, डीएनए से जो आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, तो मैसेंजर आरएनए में अगर ये नहीं होंगे तो प्रोटीन कैसे बनेगी? अब मैसेंजर आरएनए में ये हट जाते हैं क्योंकि इनसे प्रोटीन बननी नहीं। तो सीन इन मैच्योर ऑब्लिक प्रोसेस्ड ऑब्लिक एमआरएनए। आई बात समझ में? तो इंट्रॉन एक्सॉन आप, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है वो पहले आरएनए बनाता है, इसको एचएनआरएनए कहते हैं, इसको एचएनआरएनए कहते हैं। तो ये हो गया हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बनेगा तो देख रहे हो उसमें ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक्सॉन 1 का भी होगा, इंट्रॉन 1 का भी होगा,
एक्सॉन 2 का भी होगा, इंट्रॉन 2 का भी होगा, एक्सॉन 3 का भी होगा। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एक्सॉन इंट्रॉन दोनों का होता है। यानी पूछा जाएगा क्या एक्सॉन का ट्रांसक्रिप्शन होता है? हाँ होता है। क्या इंट्रॉन का ट्रांसक्रिप्शन होता है? होता है। तो यानी जो एचएनआरएनए बनेगा उसमें एक्सॉन के सीक्वेंस की भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आएगी, इंट्रॉन के भी सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आएगी। तो 3 एक्सॉन की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आएंगी, दोनों इंट्रॉन की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आएंगी। तो इस एचएनआरएनए में इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन सॉरी एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन सब आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी 1 2 3 तीनों एक्सॉन के कॉम्प्लीमेंट्री आ गए और दोनों इंट्रॉन के कॉम्प्लीमेंट्री आ गए, 1 का भी और 2 का भी। लेकिन जब इनकी प्रोसेसिंग होगी, इसका मैचुरेशन होगा, इसमें स्प्लिसिंग होती है, इसमें इंट्रॉन को काट करके हटा दिया जाता है, इंट्रॉन को काट के हटा दिया जाता है, तो बन जाता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। तो एचएनआरएनए से क्या बन जाता है? एमआरएनए। इसी को बोलते हैं प्रोसेस्ड आरएनए, इसी को बोलते हैं मैच्योर आरएनए, इसी को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। तो प्रोसेस्ड आरएनए यानी आरएनए प्रोसेसिंग में क्या होता है? एचएनआरएनए से जो इंट्रॉन है वो काट के हटा दिया जाता है और सारे एग्जाम को आपस में जोड़ दिया जाता है। अब 1 2 3 अब एक साथ आ गए, यानी कोडिंग सीक्वेंस के बीच बीच में जो रुकावट थी, जो वो रुकावट को इंटरप्शन को हटा दिया जाता है। तो हटा देंगे तो क्या होगा? अब देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। यानी आप देख रहे हो ये पोर्शन इंट्रॉन खत्म हो गया। अब सिर्फ क्या बचा? सिर्फ एक्सॉन बचा। तो देख रहे हो 1 2 3 सिर्फ ये वाला पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट्री बचा, इस वाले पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट्री बचा और इस वाले पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट्री बचा। और जो ये पोर्शन था ये सिर्फ एचएनआरएनए में आया, लेकिन मैसेंजर आरएनए में नहीं आया, काट के रिमूव कर दिया गया। तो इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। इसलिए मैसेंजर आरएनए में इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते। तो अब जब इस आरएनए से प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन बनाने में सिर्फ एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 एक्सॉन 3 ही ना हेल्प किए, इंट्रॉन ने ना हेल्प किया। तो प्रोटीन बनाने में इंट्रॉन हिस्सा नहीं देते हैं, इसीलिए इनको लिखा है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। इसीलिए लिखा है कि इंटरवीनिंग सीक्वेंस दैट आर नॉट सीन इन मैच्योर आरएनए या प्री प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड आरएनए या मैसेंजर आरएनए। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन में इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं और उससे जो एचएनआरएनए बनता है उसमें भी इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट्रीज होते हैं। लेकिन जब एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है, तो उसमें इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है, सिर्फ एक्सॉन ही बचते हैं। तो ये हो गया मोनोसिस्ट्रॉनिक। जब पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए की बात करेंगे तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए में क्या होता है कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में एक स्ट्रक्चरल जीन नहीं होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। मतलब यहां पर तो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में सिर्फ एक स्ट्रक्चरल जीन था और वो जीन स्प्लिट था, बीच बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंस घुस गए थे। तो इसीलिए मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन को स्प्लिट जीन भी कहा जाता है। ठीक, और वायरसेस में भी देखा जाता है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, वायरसेस में भी स्प्लिट जीन पाया जाता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। लेकिन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन पाया जाता है। तो वायरसेस होगा, यूकैरियोट होगा, उसमें मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा, लेकिन पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन बैक्टीरिया में पाया जाएगा। इसमें क्या है? इसमें प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में कई सारे स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, मतलब सिस्ट्रॉन 1 सिस्ट्रॉन 2 सिस्ट्रॉन 3, और ये सब अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स। ये एक जीन नहीं होता है, जनरली प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में एक स्ट्रक्चरल जीन है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक। लेकिन जब प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में कई सारे स्ट्रक्चरल जीन्स हैं तो उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन कहा जाता है। तो यानी प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में कई स्ट्रक्चरल जीन्स पाए जाते हैं बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट के केस में। यानी इस स्ट्रक्चरल जीन से जो प्रोटीन बनेगी उसके लिए सेम यही प्रमोटर है, इस स्ट्रक्चरल जीन से जो प्रोटीन बनेगी उसके लिए यही प्रमोटर है, और इस स्ट्रक्चरल जीन से जो प्रोटीन बनेगी उसके लिए यही प्रमोटर है, और इन तीनों के लिए यही टर्मिनेटर है। यानी जब आरएनए पॉलीमरेज चलेगा तो तीनों जीन पर चलेगा, और तीनों जीन पर जब चलेगा तो तीनों से मैसेंजर आरएनए बनेंगे, और
तीनों के मैसेंजर आरएनए कॉमन होंगे, आगे बताएंगे आपको लैक ऑपरम में, तीनों के मैसेंजर आरएनए कॉमन होंगे। इतने पोर्शन का मैसेंजर आरएनए जब पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पहुंचेगा आरएनए पॉलीमरेज, उसी के बगल में मैसेंजर आरएनए का ये वाला पोर्शन इससे बनेगा, उसके बगल में मैसेंजर आरएनए का पोर्शन इससे बनेगा, यानी ये कॉमन मैसेंजर आरएनए बनेगा तीनों स्ट्रक्चरल जीन से। इसके सामने वाला पोर्शन इसका, इसके सामने वाला पोर्शन इसका, इसके सामने वाला पोर्शन इसका। तो एक उस मैसेंजर आरएनए को बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए, क्योंकि कई स्ट्रक्चरल जीन मिल करके उस मैसेंजर आरएनए को बनाए हैं और इसमें कहीं कोई एक्सॉन इंट्रॉन नहीं होता किसी भी स्ट्रक्चरल जीन में, चाहे C1 हो, चाहे C2 हो, चाहे C3, ये तीन अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन है, इनमें कहीं भी कोई एक्सॉन इंट्रॉन नहीं होता। किसी भी स्ट्रक्चरल जीन को निकाल लो, C1 को निकाल के देखोगे कोई कोडिंग सीक्वेंस लगातार होगा, नॉन कोडिंग सीक्वेंस बीच में नहीं आएगा। तो एक्सॉन इंट्रॉन सिर्फ किस में दिखेगा, सिर्फ मोनोसिस्टोनिक में दिखेगा, पॉलीसिस्टोनिक में एक्सॉन इंट्रॉन नहीं होता है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी बुक एक पॉइंट और लिखती है कि जो किसी कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस होता है, यानी इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय प्रमोटर सीक्वेंसेस एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, यानी ये भी डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो कि किसी कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं। तो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो कि ट्रांसक्रिप्शन होने देगा नहीं होने देगा, ट्रांसक्रिप्शन अगर नहीं हुआ तो प्रोटीन नहीं बनी, तो कैरेक्टर अपीयर नहीं हुआ, वो रेगुलेटरी सीक्वेंस की वजह से। जैसे कि हमने आपको बताया था ना कि प्रमोटर रीजन भी तो ट्रांसक्रिप्शन कराता है, प्रमोटर रीजन से तो आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है और वहीं से फिर वो चलता है। तो यदि प्रमोटर रीजन ही गड़बड़ हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी। इसी तरह से प्रमोटर रीजन के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम आपको बताए थे कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं, वो भी ट्रांसक्रिप्शन को प्रभावित करते हैं और आगे चल करके प्रोटीन बनेगी नहीं बनेगी वो डिसाइड करते हैं। तो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस और प्रमोटर सीक्वेंसेस भी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यानी एक तरह से वो भी अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये भी तो सीक्वेंसेस है डीएनए के ऊपर, इसीलिए इनको भी जीन कहा जाता है। तो प्रमोटर जीन या प्रमोटर रीजन, रेगुलेटरी जीन या रेगुलेटर रीजन, यहां मामला चल रहा है बस जीन को डिफाइन करने का। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, हम जीन किसको कहेंगे, जो भी अपना कोई इंपैक्ट डाल पा रहा है ट्रांसक्रिप्शन पर, ट्रांसलेशन पर, दैट इज जीन, ठीक। तो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को हम रेगुलेटर जीन कह सकते हैं, प्रमोटर सीक्वेंसेस को हम प्रमोटर जीन भी कह सकते हैं, समझ में आया। लेकिन टर्मिनेटर जीन नहीं कहेंगे, तो टर्मिनेटर को वहां तो जाके आरएनए पॉलीमरेज अपने आप ही रुक जाना है, उससे तो प्रोटीन बननी नहीं है। लेकिन प्रमोटर वाला अगर चलने नहीं देगा तो फिर प्रोटीन नहीं बनेगी। तो यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी स्ट्रक्चरल जीन से संबंधित जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं, प्रमोटर सीक्वेंसेस होते हैं, उनको हम प्रमोटर जीन और रेगुलेटरी जीन कह सकते हैं। एनसीईआरटी बुक ने प्रमोटर जीन नहीं रेगुलेटरी जीन का जिक्र किया, बट प्रमोटर जीन भी होता है।